बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम संजय भटनागर। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रोइकॉनॉमिक्स क्लास 12th का, जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे कंसर्न एक वीडियो जो इसका दूसरा पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मैं उसको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसको ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। जो आज का टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बेसिकली अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन करें सो इसको हम कैसे कर सकते हैं। इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जनरली काउंटिंग ईयर। तो अगर हम इस डेफिनेशन को के देखते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं जो एक देश के लोगों की दूसरे देश के लोगों के साथ होती है, और बात कर रहे हैं रेजिडेंट्स की। हम नॉर्मल रेजिडेंट की बात करें, अगर आपने मेरी नॉर्मल रेजिडेंट पे जो मेरी शायद सेकेंड या थर्ड वीडियो है, अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन लोग होते हैं, वो लोग जो इंडियन टेरिटरी में रह रहे हैं फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा, और उनका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनको अर्निंग हो रही है, वो इंडिया में ही है। तो ऐसे लोगों को हम नॉर्मल रेजिडेंट काउंट करते हैं। उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है एंड वो एक साल से ज़्यादा यहाँ पर रह रहे हैं। ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और ये इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने डेफिनेशन करी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। अगर हम उस डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं तो सबसे जो पहला पॉइंट हमारे को उस डेफिनेशन से क्लियर होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। जो दूसरा पॉइंट है, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल आइटम्स होते हैं जिन आइटम्स को हम देख और टच कर सकते हैं, जैसे कि गुड्स। तो गुड्स यहाँ पर आ गए। इनविजिबल आइटम्स जैसे सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये वन वे पेमेंट्स होती है, डोनेशन, ग्रांट्स वगैरह, जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसका थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे को समझ में आता है वो है इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट इज़ रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा एक साल के लिए बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड इन्वॉल्व है, पूरे एक साल के लिए बनाई जा रही है। तो ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। अगर आपको याद हो कि हमने नेशनल इनकम के चैप्टर में फ्लो एंड स्टॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। स्टॉक इज एनीथिंग विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं हम उसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। लेकिन जब हम पूरे पीरियड के लिए कुछ चीज़ को कंसीडर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। याद रखिए कि एक 1 मार्कर आता है। अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड। हम जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं तो जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है उसको दो जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है, एक जहाँ पे पैसा आ रहा है और एक जो पैसा दे रहा है। तो इस तरीके से हम उसको डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। ओके बच्चों, अभी हमने करा बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन। अब हम कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स। सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसको हम विजिबल आइटम्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स की। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, इसका मतलब हम गुड्स को बाहर बेच रहे हैं। सपोज हमने एज्यूम करा कि 200 रुपये की गुड्स हमने एक्सपोर्ट करी, मतलब 200 रुपये हमारे पास आएंगे। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे एज्यूम करा कि 100 रुपये की गुड्स इंपोर्ट करी, मतलब हमको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे 200 रुपये आ रहे हैं, 100 रुपये जा रहे हैं, मतलब हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इन दोनों का डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, वो हमारा सरप्लस में, क्योंकि हमें पैसा आया जाता है गया काम में। जो उसका दूसरा कॉम्पोनेंट है वो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम इनविजिबल आइटम्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम इन आइटम्स को देख नहीं सकते। जैसे कि बीपीओ सर्विसेज हो गई, केपीओ सर्विसेज हो गई, जो कॉल सेंटर्स वगैरह की सर्विसेज होती है, वो सारा यहाँ पर काउंट होता है। ऐसे हम बैंकिंग, इंश्योरेंस, बहुत सारे टाइप की सर्विसेज हैं जो हमारी कंट्री की लोग बाहर के देश के लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो सारा हमारा इनविजिबल आइटम माना जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने सर्विस एक्सपोर्ट करी 100 रुपये की, इंपोर्ट करी 300 रुपये की, मतलब हमारे को पैसा इस साइड में आ कम रहा है, जा ज़्यादा रहा है। यहाँ पर हमारा -200 है। तो मतलब क्या हो गया, हमारा जो बैलेंस ऑफ सर्विसेज है दैट इज -200। जो इसका थर्ड कंपोनेंट है वो है यूनिलैटरल रिसीट्स एंड यूनिलैटरल पेमेंट्स। यूनिलैटरल पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो वन वे पेमेंट्स होती हैं, जैसे डोनेशन है, ग्रांट्स है, सब्सिडीज है और फाइनेंशियल हेल्प है। तो इतनी वन वे पेमेंट्स हमारे को आई बहुत सारी कंट्रीज या बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो हमारी कंट्री को हेल्प करती है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज उन्होंने हमारे को 300 रुपये का हेल्प करा। सिमिलरली जैसे हमको बाहर से हेल्प मिलती है, तो हम भी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं
जिनको हम फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, डोनेशन, ग्रांट्स, फ्लड रिलीफ, दूसरे टाइप की फाइनेंशियल हेल्प। तो सपोज हमने यहाँ पे 400 रुपये का हेल्प करी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस हेड में हमारे पास आ रहा है 300 रुपये, जा रहा है 400 रुपये, मतलब हमारा -100, बिकॉज वी आर पेइंग मोर दैन व्हाट वी आर रिसीविंग। हम पे ज़्यादा कर रहे हैं, रिसीव कम कर रहे हैं। अब आपके पास 3 हेड हो गए। पहला आइटम हो गया हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा हो गया बैलेंस ऑफ सर्विसेज, तीसरा हो गया बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। जब आप इन 3 हेड को प्लस करेंगे आपके पास आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट। अब अगर आप टोटल ध्यान से देखेंगे हमारे पास 100 रुपये आए, 200 यहाँ है, 100 यहाँ है, 300 यहाँ है, मतलब हमारे पास आ गए 600 रुपीज़। और हमारा गया कितना 100, 300, 400 एंड 800। हमारे पास आए 600 रुपया, जा रहा है हमारा 800 रुपया, मतलब हम -200 में। तो अब कंट्री की गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है और जितना भी माइनस हमारा है हम उसको बोरो करेंगे। तो सपोज हमने यहाँ पे कैपिटल पेमेंट की थी 200 रुपये की, पर हमारी कैपिटल इसी थी 400 रुपये की, क्योंकि इस 400 रुपये में वो 200 रुपये की बोरोइंग इंक्लूड है जो हमें अपने एक्स्ट्रा पेमेंट को कवर अप करने के लिए करनी पड़ेगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो डिफरेंस है वो है +200। इन तीनों का डिफरेंस -200, इसका डिफरेंस +200। जो इसका ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट पहले 3 आइटम, चौथा अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। जब आप पूरी स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे हम इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमेशा बैलेंस में रहेगा, क्योंकि इन 3 लाइनों में हमारा -200 था, यहाँ पे हमारा +200 है। तो अल्टीमेटली जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा 0 रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस, सरप्लस या नेगेटिव नहीं होता यहाँ पर। ओके बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और इस चैप्टर में टीचर्स का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। हमको बताना है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाई मैंने आपको अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट बताए थे, तो उस पर जो सबसे पहली लाइन थी वो थी बैलेंस ऑफ ट्रेड, और जो चारों लाइन को मिला के था वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। जो पहला डिफरेंस है वो मीनिंग के बेसिस पर इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इट इज़ ओनली द डिफरेंस इन बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स के डिफरेंस की बात हो रही है। जबकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अगर हम उसको डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में एक देश के लोगों के साथ, एक देश के लोगों की बाहर के देश के लोगों के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अगर हम उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करें हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। तो ये उसका डेफिनेशन के बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कंपोनेंट्स। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ विजिबल आइटम्स की बात करते हैं, वो आइटम्स जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम विजिबल आइटम्स भी लेते हैं, हम इनविजिबल आइटम्स भी लेते हैं, हम यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, डोनेशन, ग्रांट, सब्सिडी टाइप की जो आइटम्स होते हैं, जो ट्रांजेक्शन होती है, हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। जो थर्ड है वो है कैपिटल ट्रांजेक्शन। इट डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की कोई भी ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड नहीं करते। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। देन स्कोप पे बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने भी आपको बताया कि इट इज़ अ नैरोअर कॉन्सेप्ट, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ऑब्वियसली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके बच्चों, अभी हमने करा बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस। अब हम करें बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट पहले 3 कंपोनेंट्स होते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट चारों कंपोनेंट्स को मिला के बनता है। तो अगर हम इसको मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहले इसका मीनिंग हो गया बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस। जो पहले 3 आइटम में बैलेंस ऑफ पेमेंट के, वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट का पार्ट है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक वाइडर टर्म है एंड इट इज़ अगेन, अगर हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अकाउंटिंग ईयर। तो ये इसकी डेफिनेशन पहला पॉइंट होगा दोनों का डिफरेंस का। सेकेंड आगे कैपिटल ट्रांजेक्शन में बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड नहीं करते, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को भी इंक्लूड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट ये एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 आइटम आते हैं।
विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन यूनिटरी ट्रांसफर्स। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसमें विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट, चारों आइटम आते हैं। तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ओके बच्चों, अगला जो कंपोनेंट आता है वो आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। भाई अगर आप डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे, इट रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शंस between the residents of one country with rest of the world which cause a change in the assets or liability of a country। तो अगर आप डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो कि एक देश के लोगों की बाकी देश के लोगों के साथ होती है, जहाँ पे कंट्री की असेट या लायबिलिटी पे फर्क पड़ता है, ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। भाई अगर हमारी कंट्री के लोग या कंट्री की गवर्नमेंट बाहर से बोरो कर रही है तो उससे हमारी कंट्री की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और अगर हम बाहर लेंड कर रहे हैं तो हमारा एसेट क्रिएट हो जाता है। तो अगर ऐसी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं जैसे बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, तो उस केस में हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स काउंट होंगी। सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से बहुत सारे लोग या कंपनीज है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वो जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। सिमिलरली अगर हमारी कंट्री के लोग बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं, तो वो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में काउंट होगी। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड के मेन दो पार्ट होते हैं। पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, भाई सपोज हमारी कंट्री के लोगों ने बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, भाई किसी ने सपोज मकान खरीदा और उसी टाइम उसको उस मकान के प्रॉपर्टी के पेपर मिल गए, ओनरशिप मिल गई, तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसकी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इट गिव्स द कंट्रोल ओवर द एसेट द मोमेंट द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, इट गिव्स द कंट्रोल ओवर द एसेट। एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये वो टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट होती हैं जहाँ पे आपको असेट की कंट्रोल नहीं मिलती। भाई सपोज हमारी कंट्री के किसी इंडिविजुअल ने बाहर की कंट्री की किसी गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड खरीदे, तो बॉन्ड की ओनरशिप है लेकिन हमारा बॉन्ड की ओनरशिप को छोड़ के और कहीं पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो तीसरा पॉइंट है वो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारी कंट्री के पास अप्रॉक्स इस टाइम शायद अराउंड $450 बिलियन के आसपास के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। तो अगर वहाँ से पैसा निकाला जाता है टू बाय सम एसेट और डाला जाता है, तो इस तरह की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारी एसेट या लायबिलिटी पर इफेक्ट डालती हैं। तो इसलिए हम उनको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड करते हैं। ओके बच्चों, अगला आ गया ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कोई प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, जिनका मेन होता है कोई प्रॉफिट अर्न करना। सो अगर आप डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर ऑल दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अबव द लाइन आइटम्स। ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि कौन सी टाइप की ट्रांजैक्शंस को अबव द लाइन आइटम्स बोला जाता है। सो इट इज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। इट टेक प्लेस ऑन करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। हम ऑटोनोमस आइटम्स में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस दोनों टाइप की ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं। अभी हमने कहा ऑटोनोमस आइटम्स, अब हम कर रहे हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। सो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू कवर द गैप इन बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाई कई बार क्या होता है कि हमारी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में आ गया, मतलब हमारी पेमेंट ज़्यादा है, इनकमिंग कम है, अर्निंग हमने कम करी, अब हम माइनस में चले गए, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, उसको कैपिटल अकाउंट या एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती है, मतलब कहीं बाहर से बोरो करना पड़ता है टू कवर अप द डेफिसिट। इन ट्रांजैक्शंस को हम बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेन इसको हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने डेफिसिट को कवर अप करने के लिए करते हैं। दूसरा, या तो हम डेफिसिट कैसे कवर करेंगे भाई, या तो बोरोइंग से करेंगे या फिर हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से निकालेंगे जिससे कि हम अपने डेफिसिट को कवर कर सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट इन बिटवीन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। भाई सीधी सी बात है, पहला डिफरेंस हमेशा हमारा मीनिंग के बेसिस पर होता है। वो सारी की सारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जिनका मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, वो हम काउंट करते हैं ऑटोनोमस आइटम्स में। वो सारी ट्रांजैक्शंस जिनका मेन एम होता है टू कवर अप द डेफिसिट, जो भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट हुआ है उसको कवर अप करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं
वो हमारी एकोमोडेटिंग आइटम्स में इंक्लूड करते हैं। दूसरा है अकाउंट। ऑटोनोमस आइटम्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में की जाती है, जबकि एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में की जाती है, इसमें करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स नहीं की जाती। हम ऑटोनोमस आइटम्स को अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम्स को हम बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। कि बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारी कंट्री में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में कैसे जाता है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि हमारी कंट्री की पेमेंट्स ज़्यादा हैं और अर्निंग कम है। तो उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। भाई जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं या अभी अंडर डेवलप्ड हैं, वहाँ पे बहुत सारा काम, डेवलपमेंट काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की जा रही है, हाई टेक की टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज इंपोर्ट की जा रही है। तो ऐसी कंट्रीज़ की आउटगोइंग पेमेंट्स बढ़ जाती हैं, अर्निंग उतनी ही है, पेमेंट्स बढ़ रही हैं, तो हमारी कंट्री में डेफिसिट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। भाई किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है, प्राइस अगर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो 2 बातें होती हैं। पहली बात, हमारे गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में महंगी हो जाएगी, सो लोग कम खरीदेंगे, तो इसका मतलब है हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए और उनके गुड्स हमारी कंट्री में महंगी हो जाएंगी। अब हम उतने इंपोर्ट्स कर रहे हैं और हम महंगा इंपोर्ट्स कर रहे हैं, तो हमारी आउटगोइंग पेमेंट्स बढ़ गई, अर्निंग कम हो रही है क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, पेमेंट्स बढ़ गई क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो गए, हमारी कंट्री में डेफिसिट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। बिजनेस साइकिल्स होती है, रिसेशन, डिप्रेशन, मार्केट इकोनॉमी में हमेशा ऐसे चलता रहता है, कभी इकोनॉमी बहुत अप जा रही है, कभी डाउन जा रही है, कभी बहुत डाउन आ गई, तो ये इसको बोलते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। अगर बाहर की इकोनॉमी में साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की वजह से वहाँ पे डिमांड कम हो रही है और हमारे गुड्स की डिमांड वहाँ पे स्पेशली कम हो रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और अर्निंग हमारी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डेफिसिट आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, चेंज इन डिमांड। ये कुछ वैसे ही पॉइंट है भाई, कई बार क्या होता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो मार्केट के लिए आपस में कॉम्पीट करती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी दूसरी कंट्री ने हमारी कंट्री से बेटर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो भाई उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स कम हो जाएंगी और डेफिसिट आ जाएगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये पॉइंट मैंने अभी आपको डिस्कस करा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारे को ऐसे बहुत सारी सर्विसेज को बाहर के लोगों को हायर करना पड़ता है जो हमको टेक्निकल एक्सपर्टीज दे सकें, जो हमको मशीन से इन चीज़ों पर ट्रेनिंग दे सकें या टेक्निकल नॉलेज दे सकें, तो हमारे को उनको पेमेंट्स करनी पड़ती है। क्योंकि हमारे को उनको पेमेंट्स करनी पड़ रही है, हमारी आउटगोइंग पेमेंट बढ़ गई, हमारी कंट्री में डेफिसिट आ जाएगा। जो दूसरा फैक्टर है वो है पॉलिटिकल फैक्टर्स। कोई भी ऐसी कंट्री जो पॉलिटिकली अनस्टेबल है, जहाँ पे ये नहीं पता कि कब गवर्नमेंट चेंज हो जाए, जैसे सोमालिया या जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री हैं, ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी कंट्रीज़ में कोई भी इन्वेस्टर या फर्म या इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। मतलब क्या हुआ कि ऐसी कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकते क्योंकि वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनकी डिमांड लगातार मार्केट में बनी हुई है, क्योंकि उनको कंजम्पशन तो करना ही करना है, तो उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। भाई अब ऐसी कंट्री की एक्सपोर्ट नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, बट इंपोर्ट लगातार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऐसी कंट्रीज में डेफिसिट आ जाता है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सोशल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले आ गया डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इसको हम शायद वेबलोन इफेक्ट भी बोलते हैं। ऐसा बहुत होता है कि हम बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ के लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कैसे घरों में रहते हैं, वो कैसी कारों में घूमते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम उस तरह की चीज़ों को बाहर से मंगाते हैं, खरीदते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ गई, इंपोर्ट पेमेंट बढ़ गई, हमारी कंट्री में डेफिसिट आ जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है वो चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन एंड ट्रेंड्स। भाई मार्केट में, इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंजेस होते रहते हैं, तो ऐसा बहुत होता है कि हमारी कंट्री में सपोज़ हमारी कंट्री के जो यंग जनरेशन है उनको बाहर की चीज़ें पसंद आनी स्टार्ट हो गई, तो वो वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट्स करना स्टार्ट कर देंगे। ऑब्वियसली जब वो इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो इंपोर्ट पेमेंट बढ़ गई, हमारा डेफिसिट आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री में डेफिसिट आने के चांसेस रहते हैं। बच्चों, आपने अभी तक सब्सक्राइब करा कि नहीं करा? अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरी सारी क्लासेस को गौर से देखिए,
ध्यान से कोशिश करें कि ध्यान से पूरी की पूरी क्लासेस को गो थ्रू करें। हो सके तो आप जब भी मेरी क्लासेस को सुन रहे हो, प्लीज़ यूज़ हेडफोन्स, क्योंकि किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन से आपको वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, आपको बात समझ में नहीं आएगी। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोशिश ये करिए कि एक बार क्लासेस सुनने के बाद आप प्लीज़ बुक को रेफ़र करिए, क्योंकि बुक की लैंग्वेज आपको एग्ज़ाम में लिखनी है। बुक की लैंग्वेज है जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको 90-95 के आसपास स्कोर करना है तो आपके लिए बुक की लैंग्वेज यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई टीचर ऐसा कहते हैं कि आप मेरे क्लास देख लो और आपको सब अच्छे स्कोर हो जाएगा, तो वो टीचर गलत बोल रहा है। आपको बुक की लैंग्वेज को याद करना आपके लिए मस्ट है। सो प्लीज़ गो थ्रू द बुक आफ्टर लिस्टिंग द वीडियोज़। कोशिश करिए कि प्लीज़ सारे के सारे वीडियोस मेरी लाइक करिए, जो जो आप सुनते जाते हैं, और जो जो आपको लेसन्स अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and colleagues and juniors. Thank you.